बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं चंद्रमा सर आपका अपने चैनल टेक्निकल चंद्रमा में स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ससंयोजक बंध। देखिए, हम विचार करते हैं आपको ससंयोजक बंध के बारे में। क्या ससंयोजक बंध, इसके लिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक यौगिक हमने लिया, मान लीजिए CH4 एक यौगिक है, जो एक कार्बनिक यौगिक है। हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए बेटा, आप समझ के चलिए, कार्बन की संयोजकता अभी कितनी है बेटा? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है? क्योंकि कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, तो पहले में 2 हो जाएंगे और दूसरे में कितने हो जाएंगे? 4। अच्छा, तो कार्बन की बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बैलेंसी भी कितनी होती है बेटा? 4। जबकि जो हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, तो जो हाइड्रोजन परमाणु है, इसके बातम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी बैलेंसी 1 होती है। तो देखिए, जिसकी बैलेंसी ज्यादा है बेटा, उसको हम बीच में रखते हैं, और जिसकी बैलेंसी कम होगी उसे हम कहाँ रखेंगे? किनारे पर रखेंगे, कॉर्नर एटम के रूप में रखेंगे। इसलिए कार्बन को मैंने बीच में लिखा। कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ रखा, दूसरे हाइड्रोजन को मैंने यहाँ रखा, तीसरे हाइड्रोजन को मैं यहाँ रखा और चौथे हाइड्रोजन को बेटा मैंने यहाँ रखा। अब समझिए आप, देखिए इस तरह समझिएगा। जैसे मान लीजिए CH4 है बेटा हमारा, ये CH4 में जो कार्बन है इसकी बैलेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? मालिक। जबकि जो हाइड्रोजन है इसकी बैलेंसी कम है, और इसकी बैलेंसी कम होने की वजह से समझिए ये क्या है? बॉडी गार्ड। तो कार्बन की बैलेंसी ज्यादा है यानी मालिक है, इसलिए कहाँ रहेगा? बीच में। जबकि जो हाइड्रोजन परमाणु है बेटा, वो क्या है? बॉडी गार्ड। और बॉडी गार्ड क्या रहते हैं? मालिक के चारों तरफ आगे पीछे किए रहते हैं बेटा। तो ये कार्बन बीच में रहा और जो बॉडी गार्ड के रूप में हाइड्रोजन है वो किनारे किनारे हो गए, मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, मालिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो अब देखिए होता क्या है इसमें। हम जानते हैं कार्बन के बातम कक्षा में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कार्बन की बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों को लिख लेते हैं। तो मान लीजिए एक डाट बेटा हमने यहाँ लिखा, दूसरा डाट यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ये जो डाट हम दिखाए हैं वो कार्बन के बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से दिखाते हैं। एक क्रॉस यहाँ लिख दिया बेटा, दूसरा क्रॉस यहाँ लिख दिया, तीसरा क्रॉस यहाँ लिख दिया, चौथा क्रॉस यहाँ लिखा। अब देखिए होगा क्या, इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है बेटा, इसलिए ये एकल बंध बनाएंगे। यहाँ देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यहाँ। क्यों? क्योंकि इस साझे में देखिए जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और ये हाइड्रोजन परमाणु भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे मान लीजिए इस हाइड्रोजन और इस कार्बन को, मान लीजिए बेटा कोई सामान खरीदना था, मान लीजिए कार में स्कॉर्पियो खरीदने थे। अब इसकी कीमत 16 लाख रुपए है। तो ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई हम अकेले तो 16 लाख ना दे पाएंगे, एक काम करते हैं मिलकर ले लेते हैं ना। इसके लिए बेटा ये कार्बन के साथ जुड़ता है, बोलता है कार्बन को भी कार की जरूरत है। ये बोलता है चलो 8 लाख हम दे देते हैं, 8 लाख तुम दे दो, और जो कार आएगी उसका जब जरूरत पड़ेगा यूज हम करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तुम भी यूज करना। कार्बन बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यही होगा। अब दोनों बेटा मिलकर आपस में, ये एक जो इलेक्ट्रॉन है समझिए 8 लाख रुपए है, तो ये 8 लाख रुपए ये दे दिया और ये 8 लाख रुपए कार्बन दे दिया। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में, ये जो कार आई, अब इसको इसके जब मन कर रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है घूमने के लिए कहीं भी, जब मन करे कार्बन के बेटा कार्बन भी आए और हाइड्रोजन भी बोले कि नहीं कार मेरी है, और ये भी बोल रहा है कि नहीं जो स्कॉर्पियो है वो मेरी है। लेकिन इस मेरे में कोई झगड़ा नहीं है। देखिए आप इसी केमिस्ट्री की भाषा में हम ये समझ पाएंगे कि ये हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, ये कार्बन जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है। तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि जब दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके बीच बने बंध को हम क्या बोलते हैं? ससंयोजक बंध कहते हैं। फिर से, जब दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसके बीच बने बंध को हम क्या बोलते हैं? ससंयोजक बंध कहते हैं। तो देखिए अब बेटा जो ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, एक्चुअली देखिए कार्बन, आप ये कार्बन के पास देख रहे हैं, कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखकर साझेदारी के द्वारा
आप देख पा रहे हैं अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर पा रहा है, जबकि जो हाइड्रोजन है और इसको ये केवल 2 ही रख के कंप्लीट हो पा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से पहली कोष का इस्तेमाल करेगा और पहली कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, और ये 2 लेके कंप्लीट हो रहा है, मतलब अपना डुप्लेट बना रहा है। जबकि जो ये कार्बन है अपना 2 2 4 2 6 2 8 8 रख के अष्टक बना रहा है, और ये अपने अष्टक द्वारा अस्थायी है। तो चलिए ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बोलेंगे। अब अगर इसको हम यहां देखें कि एक इलेक्ट्रॉन की सदारी हो रही है, तो बेटा ये C सिंगल बॉन्ड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां C लिख दें। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा, वो H है तो H के साथ हम लिख सकते हैं C, यहाँ H सिंगल बॉन्ड बेटा, ये H सिंगल बॉन्ड, और ये H यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये H यहाँ सिंगल। चूंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की सदारी हो रही है बेटा, इसलिए एकल बंध बन रहा है, यहाँ भी एकल बंध बन रहा है, यहाँ भी एकल बंध रहा है, बंध बन रहा है, और यहाँ भी एकल बंध बन रहा है। तो देखिए ये जरूरी नहीं है बेटा इसमें कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, ये निर्भर इस बात के ऊपर करता है कि कौन सा यौगिक आ रहा है, किसके साथ संयोग कर रहा है, और उस संयोग किसके साथ संयोग कर रहा है, और जो तत्व है उस तत्व की संयोजकता क्या है, इस बात के ऊपर निर्भर कर रहा है। चलिए तो हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए आप सभी मान लीजिए कि H2 हो गया। H2 बेटा हाइड्रोजन एक गैस अणु है। देखिए हम अगर यहां बात करें तो एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु हो गया। इन दोनों के बीच में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ही इनके पास। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इन दोनों के बीच में होगा। तो यहां सुनिए, जब यहाँ इन दोनों परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ बेटा, तो क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड क्या कर लेंगे, हम H कर लेंगे। अच्छा इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लेते हैं हम बेटा ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं, ये O2, ये ऑक्सीजन को अणु रूप में ले लेते हैं, और एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ। अब बताइए, क्योंकि ऑक्सीजन की बात हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 मैंने यहां दिखा दिया बेटा, 2 4 यहां कर दिया। क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए संयोजकता के बराबर ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो साझेदारी में बेटा भाग लेंगे। तो 2 हमने यहां लगा दिया। देखिए यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में गया, 1 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी के अंदर गया। बट इस वाले केस में ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 इसका है बेटा, और 2 यहाँ पे लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद कक्षा में 6 है, तो 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ क्यों रखा, क्योंकि इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6। अब देखो बेटा इस वाले केस में भी ऑक्सीजन होगा, तो 2 यहाँ होगा, तो 2 यहाँ रख दिया बेटा हमने, और 2 यहाँ रख दिया, और 2 यहाँ रख दिया। देखिए इसकी वैलेंसी 6 है, इसलिए इसके बाद कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, और ये अपने वैलेंसी के बराबर ही 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, बराबर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं, साझेदारी। और वो इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका है। इससे देखिए ये ऑक्सीजन भी 2 2 4 2 6 2 8 में पूर्ण हो जा रहा है, और जो ये ऑक्सीजन है ये भी 2 2 4 2 6 2 8 में पूर्ण हो जा रहा है। चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है बेटा, इसलिए यहाँ O डबल बॉन्ड क्या बनेगा, O बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, O डबल बॉन्ड क्या बनेगा, O बनेगा। अगर इसके आगे हम देखें तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी तो एकल बंध बना, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो द्विबंध बना। चलिए हम एक यौगिक और लेते हैं, बात करते हैं N2 की। हम बात करेंगे किसकी बेटा, N2 की बात करेंगे। देखिए N2 में क्या है, मान लीजिए एक नाइट्रोजन एटम यहां रख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम यहां रख लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन की बात कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, चूंकि बेटा नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, बात कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो संयोजकता निकालेंगे, तो फार्मूला होता है 8 माइनस में n फार्मूला होता है। और n क्या होता है बच्चों, n जो हमारा होता है वो होता है बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की बातम कक्षा में 5 होते हैं, इसलिए 8 माइनस 5 बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। देखिए इसके बातम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा बेटा, तीसरा यहाँ रखा, और 2 यहाँ बचा दिए हमने। और इस नाइट्रोजन का भी बेटा वही रहेगा, तो 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, और 2 यहाँ बचा दिए।
देखिए अब ये क्या कर रहा है, चूंकि इसकी संयोजकता 3 होती है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन यहां भी इसने अपना साझेदारी में लगाया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने साझेदारी में लगाया। तो बेटा देखो यहां 2 2 4 2 6 2 8 इसका कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8 इसका कंप्लीट। इसका मतलब ये साबित हुआ कि इसने 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की तो क्या बनाया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाया। क्या बनाया बेटा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाया। तो ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि देखिए जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो एकल बंध बन रहा है, और जब 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है बेटा तो द्विबंध बन रहा है, और जब 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो क्या बन रहा है, त्रिबंध बन रहा है, जैसा कि H2 O2 और N2 एग्जांपल में देखा। और आपने ये देखा कि जब साझेदारी हो रही है तो उस साझे में क्या कर रहे हैं, जो दोनों परमाणु हैं वो बराबर इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, और उनके बीच जो बंध बन रहा है बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, उस बंध को हम क्या बोल रहे हैं, सहसंयोजक बंध बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सहसंयोजक बंध बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन क्रिएट होता है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एकल बंध की बंध लंबाई ज्यादा होती है या द्विबंध की या त्रिबंध की, और किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और किसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है। तो देखिए इसे हम बात करें, यहाँ एकल बंध है, यहाँ पे एकल बंध है बेटा, और हम बात करें यहाँ द्विबंध है, और यहाँ क्या है बेटा, ट्रिपल बंध है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि किसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आप मान लीजिए घर पे एक चौकी है और उस पर सिर्फ एक ही लड़का सोया है, तो बताइए अगर एक ही लड़का सोया तो उसको जगह क्या मिलेगा, ज्यादा, वो आराम से इस पार से उस पार लेटेगा, खूब ज्यादा जगह होगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, उसकी ऊर्जा चुपचाप बनी रहेगी। भाई इकलौता सोया तो अपने से झगड़ा तो करेगा नहीं, और उसकी जगह भी काफी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। मतलब साबित ये हो रहा है कि एकल लंबाई जो एकल बंध है बेटा, इस एकल बंध की बंध लंबाई ज्यादा होती है, और केमिस्ट्री में ये एकदम प्रूव्ड है कि इसकी जो बंध लंबाई होती है बेटा वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम बात करें बेटा द्विबंध की, तो मान लीजिए चौकी वही था, उस पर 2 भाई सो गए, एक लड़का पहले सोया था, उसका एक भाई भी आके सो गया उसके ऊपर। अब बताइए जो उनकी बीच की जगह हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम, और जैसे ही बीच की जगह कम होगी एनर्जी बढ़ी। क्यों, क्योंकि एक भाई का ज्यादा सोने पर ध्यान नहीं रहेगा, कब इधर अपना हाथ फैलाए तो उसको मारेगा तुरंत, दूसरा वाला भी सोचेगा कि नहीं कब इधर फैलाए, कब रखे मेरे तरफ, वो बीच में तो बांट देंगे आराम से। जो तो गैप है जो बीच की वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और बीच की गैप कम होने की वजह से जो समझिएगा जो बंध लंबाई है बेटा, वो बंध लंबाई है वो क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा कम। इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है बेटा, ये 1.32 एंगस्ट्रॉम होता है। 1.33 एंगस्ट्रॉम भी कुछ बुकों में लिखा रहता है, एक्जेक्टली मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूँ 1.32 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना हो सकता है। अब मान लीजिए 2 भाई तो पहले ही उसी चौकी पर सोए थे, मामा का लड़का आ गया एक आपका, उसे भी उसी पे सुलाना पड़ गया, तो समझ रहे हैं एक इधर करके सोएगा, एक ऐसे करके सोएगा, एक और, तो उसी चौकी पे 3 बच्चे, जगह और कम हो जाएगी बेटा, धक्का मुक्की और बढ़ जाएगी उन सभी के बीच में, मतलब एनर्जी और बढ़ जाएगी, अस्थायित्व कम हो जाएगा, और बंध लंबाई छोटी हो जाएगी, क्योंकि सब पास पास, कोई ऐसे सोया है, कोई ऐसे करके सोया है, कोई और तिरछा हो जाएगा, तो जो बीच की जो बंध लंबाई है बेटा वो कम हो जाएगा। तो त्रिबंध होने की वजह से बंध लंबाई सबसे कम हो जाएगी बेटा, ये 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो देखिए एकल बंध की लंबाई सबसे ज्यादा होती है बेटा, और द्विबंध की उससे कम, और त्रिबंध की बंध लंबाई क्या होती है, सबसे कम, जैसा कि मैंने आपके एग्जांपल द्वारा समझाया। अब बताइए लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस कहां सबसे ज्यादा थे, जब एक ही बेड पे बेटा 3 लोग सोए हैं, तो वहां धक्का मुक्की होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां बंध लंबाई इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए बंध लंबाई सबसे कम हो जाएगी, यहां पे इसकी बंध लंबाई जो होगी वो सबसे कम हो जाएगी त्रिबंध वाले की, और बंध ऊर्जा जो होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो त्रिबंध जो है ये ऊर्जा का बेटा क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, ये त्रिबंध की ऊर्जा ज्यादा, फिर उससे कम ऊर्जा द्विबंध की, फिर सबसे कम ऊर्जा क्या बेटा, एकल बंध की। तो हम यहाँ लिखेंगे ये ऊर्जा का क्या है बेटा, हमारे पास ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। और बेटा अगर हम इसी को बात करें तो ये क्या है, बंध लंबाई का घटता हुआ क्रम। क्या है बेटा, बंध लंबाई
का घटता हुआ क्रम। तो क्लियर ये बात कि त्रिबंध की ऊर्जा सबसे ज्यादा, एकल बंध की ऊर्जा सबसे कम, एकल बंध की लंबाई सबसे ज्यादा और त्रिबंध की लंबाई सबसे कम होती है। और उसको एग्जाम्पल के द्वारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।